तो दोस्तों जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के सामने बैठा हो और उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची कांप रही हो, तो उस देश के 140 करोड़ लोगों की इज्जत का क्या होगा। सोचिए जरा कि वो तस्वीर जो पूरी दुनिया देख रही है उसमें हमारा चेहरा कैसा दिख रहा होगा। और इसी पल में दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच हुए सबसे बड़े समझौते पर मध्यस्थ के रूप में दस्तखत कर रहा है। यानी जो काम भारत को करना चाहिए था, जो भूमिका भारत को निभानी चाहिए थी, जो रुतबा भारत के पास होना चाहिए था, वो आज पाकिस्तान के पास है। और हमारे यहां नेताजी पर्ची देख देख करके हिंदी पढ़ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई एक दिन का चूक नहीं है। ये पहले 10-11 साल की उस छाती ठोकने वाली राजनीति का नतीजा है, जिसमें हर रोज हमें बताया गया है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम सुपर पावर बन गए हैं, हमारी डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और जब असली परीक्षा का वक्त आया तो विश्व गुरु जी के हाथ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थी और हाथ में एक पर्ची दबी हुई थी जिसमें से वो चोरी चोरी पढ़ रहे थे, जैसे कोई बच्चा बोर्ड की परीक्षा में बैठा हो और टीचर के डर से कुंजी छुपा छुपा करके देख रहा हो। आप जरा वो वीडियो ध्यान से देखिए तो 1.5-2 मिनट के उस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कम से कम 4 बार ट्रंप साहब कहा। यानी हर वाक्य की शुरुआत में महामहिम लगाया, जैसे कोई कर्मचारी अपने मालिक के सामने बात कर रहा हो। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री वहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के तौर पर बैठे थे या ट्रंप के किसी विभाग के सेक्रेटरी बनकर बैठे थे। क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह की झिझक थी, जिस तरह की दबी हुई आवाज थी, वो किसी राष्ट्र के प्रमुख की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब आप कहेंगे कि भाई हो सकता है कुछ कठिन आंकड़े रहे हों, कुछ डेटा रहा हो, कोई तकनीकी बात रही हो जिसके लिए पर्ची की जरूरत पड़ी हो। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि पर्ची में लिखा क्या था। वो कोई जटिल भाषा नहीं थी, कोई वैज्ञानिक शब्दावली नहीं थी, बस इतनी सी सीधी सी सादी सी हिंदी की बात थी कि बड़ी संख्या में भारतीय नाविक समुद्री व्यापार में लगे हुए हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बस इतनी सी बात कहने के लिए पर्ची चाहिए थी। अब आप ही बताइए, जो आदमी देश के अंदर घंटों लंबे भाषण देता है, बिना किसी रुकावट के बोलता रहता है, जो आदमी रैलियों में लाखों लोगों को संबोधित करता है, जो आदमी संसद में दहाड़ता है, उसी आदमी को ट्रंप के सामने इतनी सी हिंदी बोलने के लिए पर्ची चाहिए। तो आखिर क्या वजह है, जरा सोचिए, क्या वजह हो सकती है। पहली वजह तो यह हो सकती है कि साहब डर गए होंगे, ट्रंप के सामने हड़बड़ा गए होंगे और हड़बड़ी में कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, इस डर से पर्ची ले आए। दूसरी वजह यह हो सकती है कि साहब को असल में पता ही नहीं था कि क्या मुद्दा उठाना है। किसी कर्मचारी ने आखिरी वक्त में पर्ची थमा दी होगी कि सर ये पढ़ देना। तीसरी वजह यह हो सकती है कि साहब को अब अपनी यादाश्त पर भरोसा नहीं रहा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन नतीजा सिर्फ एक है, वो ये है कि भारत की इज्जत मिट्टी में मिल गई। और इस बात पर सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब आप कांग्रेस का शेयर किया हुआ वो वीडियो देखते हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बराक ओबामा के सामने बैठे हुए हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के अपनी बात रख रहे हैं। वो एक अर्थशास्त्री थे, विश्व बैंक में काम कर चुके थे, दुनिया भर के नेताओं से बात करने का अनुभव था और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें मालूम था कि अपने देश की बात कैसे रखी जाती है। और दूसरी तरफ आज की तस्वीर है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री पर्ची झांक झांक करके पढ़ रहे हैं। तो लोग ठीक ही कह रहे हैं कि पहले चर्चे वाले प्रधानमंत्री थे, अब पर्चे वाले प्रधानमंत्री है गए।
अब आइए इस पूरी कहानी के असली खेल पर आते हैं। ये जो अमेरिका और ईरान के बीच डील हुई है, जो 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ है, उसमें असल में क्या क्या है और इसमें जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर पूरी दुनिया की भविष्य की राजनीति टिकी हुई है। पहली बात ये कि इस पूरे समझौते में ईरान अपनी शर्तों पर डटा रहा है। ईरान ने न तो अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ा है, न मिसाइल कार्यक्रम छोड़ा है, और ना ही उसने ऐसा कोई वादा किया है जिससे लगे कि वो झुक गया है। उल्टे ट्रंप साहब ने जो दहाड़ मारी थी कि हम ईरान को सबक सिखा देंगे, हम वहां की सरकार बदल देंगे, हम तेल के कुएं पर कब्जा कर लेंगे, वो सारी दहाड़ें हवा हो गई है। अब ट्रंप वहीं वापस आ गए हैं जहां ओबामा छोड़ करके गए थे, यानी अरबों डॉलर फूंकने के बाद अमेरिका वहीं खड़ा है जहां 10 साल पहले था। और बीच में जो बमबारी हुई, जो जाने गई, जो अरबों खरबों का नुकसान हुआ, वो सब एक तरह से बेकार साबित हुआ। अब बात करते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य की, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और इस समझौते में लिखा गया है कि 60 दिन तक जहाज बिना किसी शुल्क के गुजरेंगे, लेकिन 60 दिन के बाद क्या होगा? 60 दिन के बाद ईरान को अधिकार होगा कि वो टोल टैक्स वसूले। अब ये टोल वाली बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक हुआ क्या है कि स्वेज नहर पर मिस्र टोल वसूलता है, बोस्फोरस जलडमरू मध्य पर तुर्की वसूलता है, लेकिन हॉर्मुज पर अब तक टोल नहीं था। अब अगर ईरान वहाँ टोल लगाना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि उसे एक स्थायी आय का साधन मिल जाएगा, और साथ ही ये एक नया चलन शुरू हो सकता है। कल को मलक्का जलडमरू मध्य पर भी कोई टोल लगाने की बात करे तो ये पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक नया मोड़ है। अब आप पूछेंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? तो जनाब सच में कहूँ तो भारत के आम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले तेल का दाम $72 प्रति बैरल हो जाए, भले $50 हो जाए, $100 हो जाए, आपके पेट्रोल पंप पर वही 9500 रुपये लीटर मिल रहा है। ये कौन सी जादूगरी है? ये जादूगरी इस बात की है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम गिरता है तो सरकार उत्पाद शुल्क बढ़ा देती है, और जब बढ़ता है तो जनता पर डाल देती है, यानी जनता हर हाल में पिसती ही है। फायदा हमेशा ऊपर वाले को मिलता है, तेल कंपनियों को मिलता है, सरकारी राजकोष को मिलता है, और मंत्री जी लोगों को नए नए चार्टर्ड हवाई जहाज़ों में घूमने का मौका मिलता है। आम आदमी को क्या मिलता है? आम आदमी को मिलता है महंगाई के बोझ तले दबा रहना। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, जो है अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी का अंत और ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील। ये दोनों बातें ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले कई सालों से ईरान दुनिया के बाजार में खुलकर अपना तेल नहीं बेच पा रहा था, चोरी छुपे चीन को बेचता था, और चीन ही उसका सबसे बड़ा खरीदार था। अब जब अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे तो ईरान खुलकर के दुनिया भर के देशों को तेल बेच सकेगा, और इसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें और गिरेंगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका फ़ायदा यूरोप को होगा जो ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, इसका फ़ायदा एशिया के देशों को होगा, इसका फ़ायदा अफ्रीका के देशों को होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ईरान को, क्योंकि उसे डॉलर मिलेंगे, और डॉलर मिलने से उनकी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी होने लगेगी। अब आइए तीसरे बड़े मुद्दे पर, जो $300 अरब का पुनर्निर्माण कोष यानी कि रिकंस्ट्रक्शन फंड। अब ये पैसा आएगा कहां से? ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि अमेरिका पैसा नहीं देगा, तो फिर देगा कौन? तो जनाब इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। ये पैसा देंगे ईरान के आसपास के वो देश जो इस पूरे युद्ध से सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात देगा, सऊदी अरब देगा, कुवैत देगा, कतर देगा, बहरीन देगा, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था का सारा खेल इसी क्षेत्र की शांति पर टिका हुआ है। दुबई जो दुनिया भर के निवेशकों का सबसे बड़ा केंद्र था, आज वहां का रियल एस्टेट धाराशायी हो चुका है, क्योंकि जब ईरान ने मिसाइलें दागी तो दुनिया भर के निवेशकों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। सऊदी अरब जो विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था का विविधीकरण कर रहा था, IT, पर्यटन, मनोरंजन, इन सब में पैसा लगा रहा था, नियोम जैसी मेगा सिटी बना रहा था, उसका सारा खेल इस युद्ध से बिगड़ गया। अब अगर शांति नहीं आती है तो इन सब की
अरबों खरबों की योजनाएं धूल में मिल जाएगी। इसीलिए ये देश मजबूरी में ईरान को पैसा देंगे ताकि उनकी अपनी सुरक्षा बनी रहे, ताकि उनके यहाँ निवेशक वापस आएँ, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाए। तो असल में ये जो 300 अरब डॉलर का फंड बन रहा है वो एक तरह से अरब देशों की सुरक्षा फीस है जो वो ईरान को दे रहे हैं। इसे आप एक तरह की प्रोटेक्शन मनी भी कह सकते हैं। ट्रंप ने यहाँ एक बहुत चालाकी का काम किया है। उन्होंने अमेरिका का एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन अरब देशों से पैसा निकलवा करके ईरान को खुश कर दिया। अब इस पूरे खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसे हम भूल जाते हैं, और वो है हथियारों का व्यापार। अमेरिका की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो हथियार बनाती है और बेचती है। इस युद्ध के दौरान इन कंपनियों ने अपने हथियारों का जमकर के प्रदर्शन किया, दिखाया कि हमारे पास ये बम है, हमारे पास ये मिसाइल है, ये जेट है, वो ड्रोन है, ताकि अगले 10 सालों तक अरब देश इनसे खरीदते रहें। और जब अमेरिका में डिफेंस बजट बढ़ाने की बात हुई, 500 अरब डॉलर और जोड़ने की बात हुई, तो ये पैसा भी अमेरिका की जनता के टैक्स से ही जाएगा और सीधा इन्हीं हथियार कंपनियों की जेब में जाएगा। यानी अमेरिकी जनता का पैसा अमेरिकी कंपनियों को मिल रहा है और लड़ाई ईरान में हो रही है जिसका अमेरिकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। यह है पूरा खेल। अब बात करते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम की, जो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस समझौते में लिखा है कि ईरान अपने यूरेनियम का संवर्धन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जारी रख सकता है। हाँ, उसे अपनी 60% संवर्धन की क्षमता को थोड़ा कम करना होगा, लेकिन कार्यक्रम बंद नहीं होगा। यानी जिस बात पर यह पूरा युद्ध छिड़ा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करवाना है, तो बात तो वहीं की वहीं रही। ईरान कार्यक्रम जारी रखेगा, सिर्फ कुछ शर्तों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम भी जारी रहेगा। इजराइल लगातार कह रहा था कि मिसाइल कार्यक्रम बंद करवाओ, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया है कि नहीं, ये जारी रहेगा। क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि सऊदी अरब के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने इजराइल की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जो वो पिछले 10 सालों से कर रहा था। यही वजह है कि अब इजराइल में नाराज़गी है। वहाँ की राइट विंग लॉबी ट्रंप से खफा है। यहूदी लॉबी जो अमेरिकी राजनीति में बहुत प्रभावशाली हैं वो भी नाखुश हैं, क्योंकि उनका सपना था कि ईरान को घुटने पर लाएंगे, लेकिन वो सपना टूट गया। अब ट्रंप के सामने एक और चुनौती है कि वो अपने ही समर्थक यहूदी लॉबी को कैसे संभालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के पास तर्क है कि देखो भाई, हमने अमेरिकी जनता को बचा लिया है, महंगाई बढ़ने से रोक लिया, तेल की कीमतें स्थिर हो गई, युद्ध समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं चीन की भूमिका की, जो इस पूरे खेल में बहुत चालाकी से खेल रहा था। चीन ने कहीं भी सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, कहीं भी अपनी सेना नहीं भेजी, कहीं भी अपने हथियार नहीं चलाए, लेकिन वो लगातार किनारे खड़ा होकर के सब देख रहा था और जहां ज़रूरत पड़ी वहां अपना रुख साफ कर दिया। ईरान को छुपकर तेल बेचने का बाजार दिया, अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह नहीं की और इस तरह ईरान को आर्थिक मदद पहुंचाई। और जब युद्ध हुआ तो दूर से सब देखता रहा। अब जब समझौता हो गया है तो चीन सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश साबित होगा, क्योंकि उसे सस्ता तेल मिलता रहेगा, उसके व्यापारिक रास्ते सुरक्षित रहेंगे और अमेरिका कमज़ोर पड़ा है। तो वैश्विक मंच पर चीन का दबदबा बढ़ेगा। यही असली कूटनीति है जिसे चीन समझता है और जो भारत को सीखनी चाहिए। लेकिन सीखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम पर्ची पढ़ रहे हैं। हम इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा फिर से याद कीजिए कि जिस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री को मध्यस्थ के रूप में दस्तखत करने चाहिए थे, जिस भूमिका को भारत निभा सकता था, क्योंकि भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, और वो भूमिका पाकिस्तान ने हथिया ली। पाकिस्तान जो आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जो हर महीने IMF के सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहता है, उस पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को पीछे छोड़ दिया है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसका जवाब है कि पाकिस्तान की सेना और वहाँ के नेतृत्व ने पिछले कुछ सालों में बहुत चालाकी से अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारे हैं। वो ट्रंप के करीब आए हैं, उनके परिवार के करीब आए हैं, और जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी जगह बना ली। और हम क्या कर रहे थे? हम विश्व गुरु बनने के नारे लगा रहे थे, हम 56 इंच की छाती दिखा रहे थे, लेकिन जब असली काम का वक्त आया तो हम पर्ची लेकर के बैठ गए। ये हमारी कूटनीति का असली चेहरा। अब अगर आप थोड़ा और गहराई से जाएं,
अब आप थोड़ा और गहराई में जाएं तो आप समझेंगे कि ये जो पूरा समझौता हुआ है वो असल में ओबामा के 2015 के समझौते का ही एक नया संस्करण है, जिसे JCPOA कहते हैं। उस समझौते में भी यही सारी बातें थी। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ जारी रखेगा, प्रतिबंध हटेंगे, फ्रोजन संपत्तियां वापस मिलेगी। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इजराइल के दबाव में आकर के उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और कहा था कि हम ईरान को नए सिरे से सबक सिखाएंगे। लेकिन 7 साल बाद आज वही ट्रंप उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहां से ओबामा गए थे। यानी 7 साल की मेहनत बेकार गई, अरबों डॉलर की कुर्बानी बेकार गई, हजारों लोगों की जान बेकार गई और नतीजा वही पुराना। यूपी बिहार की एक कहावत है कि चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट गए। ट्रंप के साथ ठीक यही हुआ है। वो ईरान को घुटने पर लाने गए थे लेकिन खुद घुटनों पर आ गए हैं। वहाँ की सरकार को बदलने गए थे लेकिन वहाँ की सरकार और मजबूत होकर के निकली है, क्योंकि जब किसी देश पर बाहरी हमला होता है तो वहाँ की जनता अपनी सरकार के पीछे और मजबूती से खड़ी हो जाती है। यही ईरान में भी हुआ है। अब आखिर में एक बात और समझ लीजिए, ये जो पूरा खेल है इसमें असली नुकसान किसका हुआ? इसमें असली नुकसान आम जनता का हुआ, चाहे वो अमेरिका की जनता हो जिसके टैक्स के पैसे फूंक दिए गए, चाहे वो ईरान की जनता हो जिसके घर बम से तबाह हो गए, चाहे वो इजराइल की जनता हो जो बंकरों में छिपती रही, चाहे वो भारत की जनता हो जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमानित होते देखना पड़ा। ये सब वो लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने कोई युद्ध नहीं मांगा था, लेकिन कुछ नेताओं के अहंकार की कीमत इन्हीं को चुकानी पड़ी। और इसीलिए जब आप अगली बार किसी नेता को छाती ठोकते हुए देखें, जब कोई नेता बड़ी बड़ी बातें करे, जब कोई आपको बताए कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, तो उससे एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि साहब जब ट्रंप के सामने बैठने का वक्त आता है तो हाथ क्यों कांपते हैं? जब बोलने का वक्त आता है तो पर्ची क्यों चाहिए? जब दुनिया का सबसे बड़ा समझौता हो रहा था तो आप कहाँ थे? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम सच में इतने ताकतवर हैं तो पाकिस्तान हमसे आगे कैसे निकल गया? इन सवालों के जवाब अगर मिल जाएं तो समझिए कि देश की दिशा सही है, और अगर ये सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही कहा जाए तो समझिए कि देश की दिशा बहुत ही गलत है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, इस पूरी कहानी का सार, और यही है कि वो आईना जिसमें आज हर भारतीय को अपना चेहरा देखना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हम कब तक इस झूठ के बुलबुले में जीते रहेंगे? कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे? जागिए, सोचिए, सवाल पूछिए और याद रखिए कि एक मजबूत देश वो नहीं होता जिसका नेता बड़ी बड़ी बातें करता है। एक मजबूत देश वो होता है जिसका नेता बिना पर्ची के दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी बात रख सके, आंख में आंख डाल करके बात रख सके और अपने देश के हित की रक्षा कर सके। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सच जितना फैलेगा देश उतना ही मजबूत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।